खुशी की बात है कि आप सबों को जेमा सारथी यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सबों को इस चैनल पर आपके क्लास 10 के बच्चों को विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न सेट 3 पूरे कर चुके हैं। अब चौथा का पारी है, तो चलिए हम लोग चौथे सेट को पूरा करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब बच्चे इन सेट नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सेट को बारीकी से ध्यान देकर पढ़ लिए होंगे और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग ये तीनों सेट को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और 2 सेट और भी मिलेगा जो अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 80% प्रश्न बिल्कुल मिलने वाले होंगे, बिल्कुल मिलने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को सेट नंबर 4 से। सेट नंबर 4 में तो सबसे पहले इसका सामान्य निर्देश हम तो पहले बता चुके थे, सेट 1 में ही आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के शानदार बेहतरीन क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क दिया है निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा राष्ट्रवाद, चौथा रूढ़िवाद। तो इसका सही आंसर होगा कि बोलिए ना गुरुजी निरंकुशवाद कहते हैं। आप सबको कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, तो आप सब मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताइएगा कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार अपनी मनमानी से शासन करता है, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? जो मतदान देने का अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, मताधिकार, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों मत देने का अधिकार को बोलते हैं मताधिकार, जो भारत में 18 वर्ष से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई व्यक्ति हो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गया वह मतदान कर सकता है। अगला है बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किले का पतन कब हुआ? ऑप्शन नंबर क दिया गया है 1769, 1779, 1789 और 1799। तो सही आंसर होने वाला है 1789 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मैतेस्नी ने, रूसो ने, गोरिबाल्डी ने, मेटरनिख ने। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलिए ना कि गुरुजी मेटरनिख ने 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला है लिब्रे क्या था? तो क्या नहीं जानते आप सब? जानते होंगे बिल्कुल, तो बताइए ना कमेंट में क्या होता है। क फ्रांसीसी मुद्रा, ख फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था और फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों जो थी वह फ्रांसीसी मुद्रा था, यानी जो लिब्रे था वह फ्रांसीसी मुद्रा था। अगला है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1931, 15 मार्च 1931। तो सही आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता था। आपको इस जगह पर प्रश्न पूछा जाता है कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। चलिए अगला है कि गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर क रविन्द्रनाथ टैगोर, ख बंकिम चंद्र चटर्जी, ग भमेश्वर नाथ तिवारी, घ महात्मा गांधी। तो बोलिए ना मेरे प्यारे बच्चों कि गुरुजी गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो बोलिए ना मेरे प्यारे बच्चों कि भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। अगला है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान जो था वह कब बनकर तैयार हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869। तो इसका सही आंसर होगा कि 26 नवंबर 1941 और भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। अगला है कि अपने घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? किस प्रकार का संसाधन मानते हैं? जैव,
अजैव राष्ट्रीय सामुदायिक। तो इसका सही आंसर होगा जैव संसाधन। कैसा संसाधन? जैव सॉरी, यानी जैव जिसमें जान होता है वैसे संसाधन। गाय में जान होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना, तो जैव संसाधन हो जाएगा। अगला है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह, वन भूमि। तो ऐसे जगह को बोलते हैं कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। अगला, बांगर और खादर किस प्रकार के मिट्टी हैं? तो यह जलोढ़ मिट्टी था। कौन मिट्टी था? जलोढ़ मिट्टी, जो नई और पुरानी मिट्टी थी। ऑप्शन देख दिया, क्या देखते हैं? लाल और पीली मिट्टी, और काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। बिल्कुल सही आंसर है। बताइए ना बच्चों कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? किस राज्य से हुई? केरल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। कहाँ से हुआ था? तो बताओ ना, उड़ीसा से हुआ था। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो भुवनेश्वर है। ठीक है, चलिए। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो रक्षित वन का है। किस वन का है? रक्षित वन का है। अगला कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो मात्र 25% लोग। कितने प्रतिशत लोग? 25% लोग। पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस प्रकार से कम हो रही है? वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी होने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। अगला, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप से किसे परिवर्तित कर दिया है? ऑप्शन का फसल प्रतिरूप, वन प्रतिरूप, मछली पालन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है फसल प्रतिरूप। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फसल प्रतिरूप। अगला है कि प्रचुर मात्रा में, किस मात्रा में? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्बलता कैसे होती है? औद्योगिक कचरों, रसायनों के जल गुणवत्ता की कमी होना, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा वृद्धि होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है? बता दो एक बार, बताइए कमेंट में क्या होने वाला है। तो औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। अगला है, नदियां पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? जलाशय की तली में तलछट का जमा हो जाता है, जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण नहीं होता है, बाकी सभी काम होता है। ठीक है। अगला है, UNDP के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। अगला है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश हैं। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश हैं। क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क और ख दोनों सही है। मेरे प्यारे बच्चों, $1 का मान 80 से 85 रुपया भारतीय मुद्रा में होता है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि कितना भारतीय मुद्रा में होता है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय, सकल आय। तो औसत आय कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो सही आंसर होगा धारणीय विकास, धारणीय विकास। अगला है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र के चीनी गुड़ ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग जो है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। GDP का विस्तार रूप निम्न में से कौन सा है? GDP का पूरा नाम: सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास परियोजना, सकल मूल उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद है। अगला है कि नरेगा, जिसको आज मनरेगा बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं। तो नरेगा 2005 राष्ट्रीय
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिन है। कितना दिन है? 100 दिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 दिन। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो संगठित क्षेत्र में छुट्टी मिलती है। अगर आप प्राइवेट, अगर सरकारी, आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको छुट्टी का वेतन मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो अगर छुट्टी करते हैं उसका वेतन आपसे काट लिया जाएगा। तो अगला है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते, कार्य करना नहीं चाहते, तो अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। तो तृतीय क्रियाएं। कौन? तृतीय क्रियाएं, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? सत्ता का क्षेत्रीय वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण और सत्ता का दबाव समूह एवं आंदोलनों की गतिविधि के मध्य वितरण। तो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला है साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायत को मिलाकर किसका गठन होता है? जिला परिषद, ग्राम सभा, नगर पालिका, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ इस वीडियो को देखते मत जाइएगा, इसको अपने कॉपी में लिखिए। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे, मैं यह दावा ठोक कर सकता हूँ। और नहीं तो आप एग्जाम के बाद आकर यहाँ पुनः आप प्रश्नों को मिला सकते हैं हमारे 5 सेट में आकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है? सत्ता के विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार। तो यही इसका सही आंसर होने वाला है, केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार। अगला है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को मुखिया कहते हैं, सरपंच कहते हैं, मेयर कहते हैं, सांसद कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मेयर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेयर कहा जाता था। अगला है बोलिविया की राजधानी ने कोचंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? स्थानीय सरकार को, राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया गया था। अगला है निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य मतलब कौन गलत है? दबाव समूह आंदोलन अपने लेस के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेता है। व्यवसाय समूह अवसर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन की राजनीतिक दलों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा कि आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेता है। अगला है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? 1960, 1970, 1980, 1990। तो 1990 से हुई थी, यानी कई सरकार मिलकर एक सरकार बनाती है। अगला है कि भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगला आपका लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने सेट 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं सेट 5 को। तो चलिए तब तक फिर जय हिंद और मिलते हैं अगले सेट में। तब तक मन लगा के पढ़िए, पूरे सेट को अपने दिमाग में कवर कीजिए, याद कीजिए और एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कीजिए। तो चलिए ना मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।